अपनी मौत के 18 वर्ष बाद माजी के दौर के डॉन करीम लाला एक नए रूप में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासी जमात शिवसेना के लीडर संजय रावत ने गैर इरादी तौर पर वो मौजू छेड़ दिया है जिस पर पहले बात नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि मुल्क की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड के डॉन करीम लाला से मुलाकात करती थी। उनके इस बयान के बाद इंडिया भर में करीम लाला और उनके कारनामे ज़ेर बहस हैं। जनूबी मुंबई के पायथुनी इलाके में वाक़ करीम लाला के दफ्तर में बड़ी शान से लगाई गई उनकी ये तस्वीर अब सबकी निगाहों का मरकज़ बन चुकी है और उसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने करीम लाला से मुलाकात की थी। दाऊद इब्राहिम के मुंबई के अल कपून बनने से पहले वाज़ेह रहे कि अल कपून को दुनिया का सबसे ख़तरनाक गैंगस्टर माना जाता है। करीम लाला और उनके तरह के दीगर अफराद को समाजी दायरों में नाकाबिल कबूल समझा जाता था। सोने की स्मगलिंग करने वाले हाजी मस्तान वजारतों में मौजूद सरकारी हुकाम से मुलाकातें किया करते थे और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी कम करने से मुतालिक मुज़ाकरात में शामिल रहते थे। हाजी मस्तान और करीम लाला दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी का आखिरी दौर अपनी अपनी तंजीमों के नाम कर दिया था। हाजी मस्तान ने दलित मुस्लिम सरकुशा महासिंह नाम की सियासी तंजीम बनाई थी और करीम लाला ने पख्तून जिरगाए हिंद नाम की तंजीम तश्कील दी थी। इस तंजीम का मकसद उन पश्तूनों की मदद करना था जो अफ़गानिस्तान से इंडिया आए थे। करीम लाला खुद भी पश्तून थे और बहुत कम उम्री में इंडिया आ गए थे। भले ही वो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान से मुतासिर थे, मगर उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वो गांधी के नज़रिए और उसूलों के बरक्स था। सबसे पहले बाज़ार पर पैसा लगाना शुरू किया। इंडिया आने के बाद इब्तदाई बरसों में अब्दुल करीम खान उर्फ करीम लाला ने जुआ खेलने के क्लब खोले। जो लोग इन क्लबों में रकम हारते थे वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए खान के आदमियों से उधार लिया करते थे। इस रिवायत को बदलने के लिए खान ने सोचा कि अगर हर माह कर्ज पर सूद वसूल किया जाएगा तो लोग उनसे उधार लेना बंद कर देंगे। मगर लाला ने देखा कि हर महीने की 10 तारीख को उनका गल्ला सूद के पैसों से भर जाता था। उसके बाद लाला ने सूद पर कर्ज देना शुरू कर दिया। उसके बाद लाला ने अपने साथियों की मदद से उन किराएदारों से ज़बरदस्ती मकान खाली करवाने का काम शुरू कर दिया जो मकान खाली नहीं करते थे। लाला की पुरस्रार छड़ी खौफ की अलामत कैसे बन गई। 50 साल की उम्र तक लाला बहुत मशहूर हो चुके थे। इस दौरान किसी मुरीद ने लाला को चलने में सहारे के लिए सोने की नक्काशी वाली एक बड़ी तारीखी और नायाब छड़ी तोहफे में दी थी। जब लाला किसी पार्टी या सियासी तकरीब में जाते तो अपनी छड़ी किसी जगह रख कर इधर उधर चले जाते थे, लेकिन किसी की उसको छूने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग इस जगह पर नहीं बैठते थे ये सोचकर कि ये जगह लाला की है। लाला के बाज़ करीबी दोस्तों के दिमाग में यहीं से ये ख्याल आया कि किराएदारों से मकान खाली करवाने के लिए क्यों ना लाला की जगह उनकी छड़ी का इस्तेमाल किया जाए। जब कोई किराएदार मकान खाली करने से इनकार करता था तो उसके दरवाजे के बाहर छड़ी रख दी जाती थी और वो किराएदार लाला के डर से फ़ौरन घर खाली कर देता था। इस छड़ी को किराएदारों के लिए मकान खाली करने का नोटिस समझा जाने लगा था। गंगोबाई ने करीम लाला को राखी बांधी। करीम लाला के असर रसूख और बुनियादी तौर पर डर के बावजूद उनकी छवि एक ईमानदार और इंसाफ पसंद शख्स के तौर पर होती थी। गंगोबाई कोठे वाली जनूबी मुंबई के कमाठीपुर रेड लाइट इलाके में काफ़ी मकबूल थीं। एक दिन वो करीम लाला के पास शिकायत लेकर गईं कि उनकी मर्ज़ी के बगैर शौकत खान नामी एक शख्स ने 2 बार उनको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। करीम लाला ने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उन्हें इस शख्स के चुंगल से भी छुड़ाया। उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर शौकत खान की पिटाई भी करवाई और ये किस्सा मशहूर हुआ है कि गंगोबाई ने अपने मुहाफिज करीम लाला को राखी भी बांधी थी। बॉलीवुड हिदायतकार संजय लीला भंसाली करीम लाला की ज़िंदगी पर मबनी एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें आलिया भट्ट गंगोबाई का किरदार अदा करेंगी। ये बात बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम कि मुंबई में माफिया को सरगर्म करने में करीम लाला ने अहम किरदार अदा किया था। करीम लाला ने हाजी मस्तान के साथ गुर्बत बढ़ाई और सोने की स्मगलिंग के काम में
ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ کریم لالا کی مدد کے بغیر حاجی مستان کے لیے سونے کے کاروبار کی دنیا کا بادشاہ بننا ناممکن تھا، اور ساتھ ہی اگر داؤد ابراہیم کے والد کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کی حاجی مستان اور کریم لالا سے دوستی نہ ہوتی تو داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا رخ نہ کرتے۔ ابراہیم کاسکر بھلے ہی کریم لالا یا حاجی مستان سے معاشی مدد لینے سے گریز کرتے تھے، لیکن ان کے بیٹے کا رویہ مختلف تھا۔ داؤد ابراہیم نے ان دونوں سے ہمیشہ مدد بھی لی اور آخر میں ان کے اثر و رسوخ کو کم بھی کر دیا۔ ایمرجنسی کے بعد حاجی مستان اور کریم لالا دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے ایک نئے دور کی شروعات ہوئی۔ 7 فٹ کے کریم لالا اپنے قد، ٹریڈ مارک، سفاری سوٹ اور گہرے کالے رنگ کے چشمے کے لیے مشہور تھے۔ اب تک داؤد ابراہیم کی شناخت ایک گینگسٹر کے طور پر قائم ہو چکی تھی جس نے پشتونوں کو نشانہ بنایا۔ بھلے ہی داؤد ابراہیم نے کریم لالا کے بھتیجے صمد خان اور دیگر قریبی لوگوں کی جان لی، مگر کریم لالا کو کبھی نشانہ نہیں بنایا۔ آخر کار دونوں کی ملاقات مکہ میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور سمجھوتا بھی کر لیا۔ حاجی مستان اور کریم لالا کی اپنی برادری میں بہت عزت تھی اور انہیں سبھی تقاریب میں مدعو کیا جاتا تھا۔ دونوں سوشل سرکل میں سرگرم تھے اور شاید ایسے ہی کسی موقع پر انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ تصویر لی ہوگی۔ ویسے اتفاق سے کریم لالا قانون سے کبھی نہیں بھاگے اور نہ ہی ان کے نام جرائم کی کوئی طویل فہرست تھی۔ 90 کی دہائی میں ایک بار ضرور انہیں جبری طور پر مکان خالی کروانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔